गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति लेकर के आए हैं, जिसमें आगे कंटिन्यू मैं वीडियो कर रहा हूं। तो आज की हेडिंग में आप सभी को पढ़ना है गति, मोशन, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी हेडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन हेडिंग है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो गति क्या होती है, यानी कि मोशन। समय के साथ जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है या उसकी अवस्था गति कहलाती है, ठीक। तो यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है। समय के साथ प्लस परिवेश की बात क्यों करते हैं, क्योंकि आप जब भी कहीं जैसे आप किसी यात्रा कर रहे होते हैं, ठीक। आप किसी बस में बैठे हुए हैं और यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके आसपास की वस्तुएं, क्या ऐसा लगता है कि वो गतिशील होती हैं, ठीक। लेकिन आप वास्तव में क्या वस्तुएं गतिशील नहीं होती, आप स्वयं वहाँ पर बस में बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं तो आप स्वयं गतिशील हैं। तो यानी कि परिवेश के सापेक्ष आप देख रहे हैं, यानी कि यदि आप गतिशील हैं तो आपको सापेक्ष की आवश्यकता होगी कि हम गतिशील हैं या नहीं। यदि आप सापेक्ष नहीं देख पाएंगे तो आप अपनी अवस्था के बारे में नहीं बता सकते कि हम गतिशील हैं या नहीं। तो इसलिए सापेक्ष शब्द की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी, ठीक। सापेक्ष और प्लस परिवेश। तो परिवेश को देख करके ही हम अपने गति का अनुभव या अपने गति को हम बता सकते हैं, ठीक है। अनुभव के बारे में भी बता सकते हैं या गति के बारे में भी बता सकते हैं। आगे इसमें दे रखा है वस्तु गतिशील कहलाती है, यानी कि समय भी देखा जाता है और अपने परिवेश को देखा जाता है। इन सब चीज़ों मिला करके तब कहा जाता है कि वस्तु क्या है, गतिशील है, ठीक है। विरामावस्था, रेस्ट पोजीशन में, है ना। तो समय के साथ साथ जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। विराम अवस्था कहें या विरामावस्था, ठीक, बात दोनों की एक ही है। यानी कि जब समय के साथ यदि परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके इस परीक्षा के लिए, आपकी क्लास 11th के लिए, ये निर्देश तंत्र, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। निर्देश तंत्र क्या होते हैं, यानी कि किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, यानी निर्देश तंत्र की जरूरत होती है कण की स्थिति को बताने के लिए। अगला पॉइंट है, इसके लिए एक समकोणिक निर्देशांक निकाय जिसमें 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। समकोणिक का मतलब होता है समान कोण। जैसे हमने कहा ये आपका पॉइंट है, y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ठीक है। अब इसमें 3 अक्ष बताए गए हैं, x y z अक्ष कहा गया। तो तीसरा अक्ष ये आपका, मान के चलो यहाँ पर मैंने मूल बिंदु का नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने पेन रख दिया, तो क्या यहाँ पर देखेंगे पेन की डायरेक्शन और इस y अक्ष की डायरेक्शन क्या होगी, तीनों लंबवत होंगे। मतलब ये इस पर लंबवत होगा x और y पर, और y का मतलब ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और जो इस पर मैंने पेन रखा है यानी कि इस पॉइंट पर, तो वो हो गया z अक्ष। यदि हम पेन को नहीं दिखा सकते इसमें तो आप ऐसे इस तरीके से लाइन ड्रा कर सकते हैं, ये आपका z अक्ष हो गया, ठीक। अब ये तीनों क्या हैं, परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परस्पर। इसमें कहा गया है इसके लिए एक समकोणिक निर्देशांक निकाय जिसमें 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें x y z अक्ष कहते हैं। समय नापने के लिए इस निकाय में एक घड़ी रख देते हैं
और घड़ी की सहायता से इस निर्देशांक निकाय को, मतलब घड़ी सहित इस निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, मतलब ये पूरा एक सिस्टम, और इसके साथ में घड़ी को सम्मिलित कर लिया जाए तो कण की स्थिति यदि बताना हो तो यानी कि सब मिला करके एक सिस्टम जो तैयार होता है, एक निकाय तैयार होता है, जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब निर्देश तंत्र में यदि हम एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे ये आपका y अक्ष है और यह आपका x अक्ष है। यहाँ पर कोई कण है जिसके आपको बताना है स्थित सदिश, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको स्थित सदिश बताना है। स्थित सदिश को हम r वेक्टर से लिखते हैं, r वेक्टर से। ठीक है। तो r वेक्टर होता है, r वेक्टर इक्वल टू i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। ये आपको इतना याद रखना है स्थिति सदिश के लिए। ठीक, यानी कि इस कण की स्थिति यदि बतानी है मूल बिंदु से तो ये r वेक्टर कहलाएगा। r वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश। ठीक, यदि और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी निर्देश तंत्र की? निर्देश तंत्र की सहायता से हम कण की स्थिति, कण के वेग और कण के त्वरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। हमने स्थिति सदिश बता दिया है। अब यदि कण का हमें वेग निकालना है तो आप dr/dt लिख सकते हैं। dr/dt का मतलब r का xt के सापेक्ष अवकलन, यहाँ से निकलेगा v, और v का निकालना हो तो v का अवकलन करेंगे dv/dt, ये आपका निकलेगा a। ठीक है, क्या निकलेगा? a, यानी कि त्वरण। तो इस तरीके से आप मतलब वेग सदिश, स्थित सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश निर्देश तंत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। अगली हेडिंग है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। यदि समय के साथ केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है तो गति एक विमीय गति या 1D या सरल रेखीय गति कहलाती है। यदि क्या होता है, समय के साथ केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है तो इस गति को हम क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। जैसे हमने कहा ये हमने y निर्देशांक खींच लिया और ये आपका x अक्ष। ठीक है, अब इस देखते हैं कि जो अब एक विमीय गति कैसे होगी। हमने कहा यहाँ पर से मैंने एक कण है यहाँ पर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इसमें देखा जाए तो y तो स्थिर हो है, लेकिन क्या चल रहा है? x चल रहा है। तो x कोऑर्डिनेट बदल रहा है समय समय के साथ, तो यानी कि इसकी एक विमीय गति कहलाएगी इस कण की। ठीक है, अगला पॉइंट है, आगे चलते हैं। जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति, एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, ये सारी हमारी एक विमीय गति कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन, यदि समय के साथ केवल 2 निर्देशांक परिवर्तित होते हैं तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति या समतल में गति कहलाती है। जैसे कैरम बोर्ड पर गोटी की गति और मैदान में क्रिकेट खेलते खिलाड़ी की गति। चलिए आगे बताते हैं। अगली हेडिंग है त्रिविमीय गति, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। यदि समय के साथ तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, तीनों x, y, z तीनों निर्देशांक, तो इस गति को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति या 3D
गति कहते हैं, या इसे एक नाम और भी देते हैं, आकाश में गति। ठीक है, तो आकाश में गति भी एक त्रिविमीय गति कहलाती है। आसमान में उड़ते पक्षी की गति, हवाई जहाज की गति, ये सारी जो गतियाँ होती हैं वो त्रिविमीय गति कहलाती हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे। और आपको एक कमेंट करने के लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आपको यह बताना है पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, ये आप लोग कमेंट करके हमें आंसर देंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।